Assalamu alaikum students, welcome to Knowledge Talk. Today's topic is the alliance formation in international relations. Before I begin this topic today, I would like to quote a very famous quote from international relations. Be very careful when you are sharing something with any other because a friend of today could be the enemy of tomorrow. It means that we think we are surrounded by friends, we are surrounded by people, we start trusting them. But here, the meaning of telling is that we should not trust other people because a friend of today could be the enemy of tomorrow. All right, as we are talking today, alliance formation. अलाइंस की जब बात होती है, अलाइंस सिंपल एक ऐसी चीज़ है, दो या दो से ममालिक के दरमियान एक रिटन एग्रीमेंट जिसे कहते हैं। जब ये रिटन एग्रीमेंट होता है उसमें जिस चीज़ पे ख़ास तवज्जो दी जाती है उसे सिक्योरिटी इश्यूज़ कहते हैं। और इन सिक्योरिटी इश्यूज़ में ख़ास तौर पे एक कॉमन थ्रेट के ख़िलाफ़ वो एग्रीमेंट किया जाता है। वो कॉमन थ्रेट कौन सी हो सकती है? जैसे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने जो एग्रीमेंट किए थे वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और उसके बाद दैट वाज अगेंस्ट अल-कायदा। अल-कायदा वाज परसीव्ड एज अ कॉमन थ्रेट फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दैट इज़ व्हाई दे वर पुलिंग रिसोर्सेज टू फाइट अगेंस्ट दैम। इसमें एक और भी वजह है कि जो कंट्रीज़ हैं उनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसकी वजह से दे कैन ईजिली कंट्रीब्यूट फॉर देयर सिक्योरिटी। अगर इंडिविजुअली एक स्टेट करती है तो उसको सिक्योरिटी अरेंजमेंट अगर करने पड़े किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट के ख़िलाफ़ तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेंगे। लिहाजा इंटरनेशनल सिस्टम में स्टेट्स क्या करती हैं, वो थोड़े थोड़े रिसोर्सेज पुल अप करती हैं, वो अपना अपना शेयर देती हैं, उसके बाद कहती हैं कि सिक्योरिटी हम सब की होगी। एक चीज़ साथ बताता चलूँ कि नेटो's आर्टिकल 5 विच इज़ एक्चुअली अबाउट कलेक्टिव सिक्योरिटी। अगर आपको पता हो, जब 9/11 हुआ, 9/11 के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आर्टिकल 5 ऑफ नेटो वाज इन्वोक्ड। व्हाट वाज आर्टिकल 5? An attack against any single member state would be considered as an attack against all member states, so they will be taking a collective action. उसके बाद तमाम मुल्कों ने मिलकर अलकायदा के ख़िलाफ़ जंग की, उसमें तालिबान रजीम को भी ख़त्म किया और उसके बाद ये जंग कंटिन्यू रही। अच्छा, ये अलाइंसेस दो तरह के होते हैं। एक अलाइंस होता है फॉर्मल अलाइंस। फॉर्मल अलाइंस में होती है जब जब जैसे हम किसी के साथ किसी से दोस्ती करते तो हम दोस्ती में लिखना पढ़ना नहीं करते कि मेरी आपसे दोस्ती होगी। स्टेट्स आर डिफरेंट। स्टेट्स जब भी किसी से दोस्ती करती हैं कहते हैं चलो लिख लेते हैं, लिख कर हम तय करते हैं कि हमारी दोस्ती कैसी होगी, हम कब एक दूसरे की हेल्प करेंगे और किस तरह की हेल्प होगी, और उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। इसे कहते हैं फॉर्मल अलाइंस। अब फॉर्मल अलाइंस इज़ पब्लिकली डिक्लेयर्ड एंड अनाउंस्ड। कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ दोस्ती करेगा, अगर फॉर्मल एग्रीमेंट होगा या फॉर्मल अलाइंस होगा, तो वो पूरी दुनिया को बताएगा कि फ़लाँ कंट्री मेरा दोस्त है। वो इसका मकसद ये होता है कि दूसरी दुनिया को दिखाना कि मेरी ताकत में कितना इजाफा हो गया है। लिहाजा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप नेटो के नाम से जानते हैं, ये एक बड़ी अप्रोप्रिएट एग्जांपल है यहाँ पे। उसके पहले अगर आपको पता हो कि सोवियत यूनियन ने भी अमेरिका को डिफीट करने के लिए कोशिश की थी कि वो भी एग्रीमेंट करे, जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट में सोवियत यूनियन के जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अलाइज थे उन्होंने भी रिटर्न एग्रीमेंट किया था, ठीक है। और जिन कंट्रीज़ का पाकिस्तान भी हिस्सा रहा है कोल्ड वार के दरमियान, वह सीटो एंड सेंटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। लिहाजा जब पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बना तो पाकिस्तान ने बाकायदा सीटो और सेंटो को साइन किया था। इसका मकसद ये था कि हाँ, हम फॉर्मली एक दूसरे के दोस्त हैं। अच्छा, पाकिस्तान में कुछ लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि चाइना हमारा फॉर्मल या इनफॉर्मल अलाय है। लिहाजा उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता चलूँ, चाइना इज़ पाकिस्तान से इनफॉर्मल अलाय। इनफॉर्मल अलाय वो होता है जो लिखत पढ़त पे यकीन नहीं करता, जो वर्बली कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। कहा जाता है चाइना इज़ पाकिस्तान टाइम टेस्टेड फ्रेंड, ऑल वेदर फ्रेंड। कभी भी चाइना ने पाकिस्तान को अधूरा नहीं छोड़ा, लेकिन आज तक चाइना ने पाकिस्तान के साथ रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं किया। अच्छा, रिटर्न एग्रीमेंट जब होता है तो उसके ऊपर जो कंट्रीज़ होते हैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं। चाइना अगर पाकिस्तान से हाथ खींचना चाहे, कभी भी खींच ले, सी पैक चल रहा है, अगर खींचना चाहे भी तो खींच सकता है और किसी को कोई इस पर एतराज़ नहीं होगा। पाकिस्तान में अगर एंटी अमेरिकनिज्म आज तक इतना ज़्यादा, उसके पीछे वजह यही कही जाती है कि अमेरिका लेफ्ट पाकिस्तान इन लर्च ड्यूरिंग 1965 वॉर, 1971 वॉर, because at the time Pakistan was considered as an ally of the United States under SEATO and CENTO, and that is why Pakistan is still claimed.
चाइनीज़ ने इसी से लर्न किया. चाइनीज़ डिप्लोमेसी इज़ वेरी pragmatic. चाइनीज़ जैसे वी डोंट बिलीव इन रिटन एग्रीमेंट्स, वी बिलीव इन म्यूचुअल सपोर्ट. वो खैर हर कंट्री के साथ चाइना की डिफरेंट है, लिहाजा पाकिस्तान के साथ चाइना इज़ वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड. अच्छा, आई एम शोइंग यू दिस पिक्चर यूएस मिलिट्री बेसिस. यूएस की मिलिट्री बेसिस आप देख सकते हैं, और इस पिक्चर में बताया है कि अबाउट 100 स्मॉल, मीडियम और मेजर मिलिट्री बेसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं. उसमें मेजर आपके सामने जापान, फिलीपीन, थाईलैंड, इराक, इटली, बर्किना फासो, हॉन्डुरस, एंड दीज ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तमाम कॉन्टिनेंट्स में आ जाते हैं अमेरिका ने. मकसद क्या है? अमेरिका कैन ईजिली कंट्रोल एनी थ्रेट एमिनेटिंग फ्रॉम एनी अदर कॉन्टिनेंट. किसी भी दुनिया के खित्ते कोने से कोई भी थ्रेट अगर निकलेगी, अमेरिका उसे आसानी कंट्रोल कर सकता है थ्रू इट्स एलाइज. ठीक है. अब चाइना इज़ अ राइजिंग पावर. चाइना को कहा जाता है कि चाइना अगली सुपर पावर बनेगा, लेकिन फॉर बिकमिंग द नेक्स्ट सुपर पावर चाइना नीड्स टू परफॉर्म अ लॉट मोर दैट चाइना व्हाट इज़ टुडे. उसके लिए चाइनीज़ ने क्या कोशिश की है? चाइनीज़ ने बिल्कुल वही मॉडल अपनाया है जो आमतौर पे सुपर पावर्स अपनाती हैं. चाइना स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग नेवल बेसिस एज वेल. जिस चीज़ पे इंडिया को धड़क लगी हुई है, या अमेरिका को, या अमेरिका के देहादियों को धड़क लगी हुई है, वो यही है कि चाइना इज़ एवेंचुअली ग्रेजुअली एस्टैब्लिशिंग इट्स मिलिट्री बेसिस. आपके सामने ये मैप है, इसमें आप देखें म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, पाकिस्तान, ओमान, जिबूती, कीनिया, तंजानिया, ये तमाम जो कंट्रीज़ हैं, इनमें आपको रेड डॉट्स के साथ जो नज़र आ रही हैं, ये चाइनीज़ नेवल बेसिस हैं. अब इसका मकसद क्या है? China is seeking also alliances all over the world. And China, once again I said, China is believing in informal alliances. These are not formal alliances. लेकिन चाइना किसी से कोई बेस लेता है तो उसके ऊपर वो रिटर्न एग्रीमेंट करता है, लेकिन चाइना डिक्लेयर्स दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर मर्चेंडाइज और कॉमर्स पर्पजेज. चाइना उसे मिलिट्री बेस नहीं डिक्लेयर करता, चाइना इसे ट्रेड के पर्पजेज के लिए इस्तेमाल करता है. अब कहा जाता है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं अलाइंसेस में से? अलाइंसेस के बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जैसे कि बजट की जो कॉस्ट होती है किसी भी कंट्री, वो स्लैश कर सकता है, कट कर सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ शेयर्ड. जो रिमेनिंग कॉस्ट होगी उसका, सारी बात है, जब दो लोग मिलकर एक घर को गार्ड करेंगे, एक मोहल्ले को गार्ड करने के लिए तमाम मोहल्ले के लोग या किसी भी कॉलोनी के, किसी भी एरिया के, शहर के लोग पुल अप करेंगे रिसोर्सेज, तो उसकी तो किस्मत ही बदल जाएगी. पूरी दुनिया में भी ऐसा होता है. अच्छा, दूसरा इसमें कहा जाता है कि कुछ कंट्रीज़ जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं है, उन्हें थ्रेट होती है न्यूक्लियर वेपन स्टेट से. वो क्या कर सकते हैं? वो किसी न्यूक्लियर ताकत के साथ दोस्ती कर सकते हैं, उसके साथ अलायंस बना सकते हैं, जो कि ज़्यादा ईजियर भी है, और उसके साथ साथ वो इस चीज़ से तो ज़्यादा ईजी है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाएं, वो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट लेके आएँ, उसके बाद वो जो प्रोजेक्टाइल्स या जिसे डिलीवरी सिस्टम कहते हैं उसके ऊपर भी काम करें. लिहाजा उससे बेहतर है कि वो किसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के, न्यूक्लियर कंट्री के साथ दोस्ती कर लें. लिहाजा इसकी वजह से कंट्रीज़ दे मेक फॉर्मल अलाइंसेस विद द कंट्रीज़. जापान के पास इस वक्त न्यूक्लियर अम्ब्रेला है अमेरिका की. इसी तरह वेरियस कंट्रीज हु आर अमेरिका से एलाइज, अमेरिका प्रोवाइड्स देम न्यूक्लियर अम्ब्रेला. अच्छा, एक और चीज़ भी है कि स्मॉल कंट्रीज़ के लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये होती है कि वो किसी बिग कंट्री के साथ दोस्ती करके, उसके साथ अलाइंस बना के उससे ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकते हैं. इन रिटर्न उन्हें क्या देना होता है आपको पता है? इन रिटर्न वो अपनी लैंड राइट्स दे देते हैं कि आप अपनी मिलिट्री बेसिस बना सकते हैं, जैसे कि अमेरिका ने बनाई हुई हैं. और उसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. वो कंट्री दूसरे कंट्री में ट्रेड कर सकता है, उन्हें एड दे सकता है, उन्हें लोन दे सकता है, और उसके साथ मिलकर बहुत सारी ट्रेड हो जाती है. जैसे यूरोप, अगर दुनिया का कोई कंट्री यूरोप के साथ ना भी ट्रेड करे, यूरोप जिस जो आपस में ही ट्रेड करके सस्टेन कर सकता है, उसके पास टेक्नोलॉजिकली भी एडवांस्ड है, लैंड भी कम है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली होने की वजह से वो ज़्यादा पावरफुल कंट्री. अमेरिका आज कहा जाता है, अगर अमेरिका है वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री, इज़ बिकॉज ऑफ यूरोप. तो आप देखेंगे कि अलाइज की ताकत कितनी बड़ी होती है. और उसके अलावा एक जो कंट्री है उसमें वो अपने जो दोस्त कंट्री होता है उसमें अपनी मिलिट्री पर्सनल्स को भी डिप्लॉय कर सकता है. यूएस की मिलिट्री बेसिस हैं सऊदी अरेबिया में, कतर में, इराक में. मैंने जैसे आपको पहले बताया, ऑल ओवर वर्ल्ड अबाउट 100, मोर देन 100 मिलिट्री बेसिस हैं, स्मॉल और मेजर. इसका मकसद ये है कि अलाइंसेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, तो मेजर स्टेट्स, पावरफुल स्टेट्स और सुपर पावर्स, दे गो फॉर मेकिंग अलाइंसेस, बिकॉज उन्होंने पूरी दुनिया पे इन्फ्लुएंस कायम करना होता है. अच्छा, एक और एग्जांपल देता जाऊँ, अमेरिका ने क्यों अलाइंसेस बनाए? मैंने बताया अमेरिका ने दुनिया में गलबा हासिल करने के लिए, टू डोमिनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड, अमेरिका अमेरिका इन 1945 आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज इट वाज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द कोल्ड वॉर टाइम, America started making alliances because at that time America had a very greatest threat coming from Soviet Union. So to control and counter that threat, America started making alliances, और उसमें अमेरिका
सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि सोवियत यूनियन जब टूटा है, अमेरिका की और सोवियत यूनियन की प्रॉक्सी वार अफगानिस्तान में लड़ी गई थी, इसका मतलब अमेरिका ने अपनी इत्तेहादियों की मदद से अपने दुश्मन को हरा दिया है। ये फ़ायदा है इत्तेहादी बनाने का, और इत्तेहादियों की अट्रैक्शन भी यही थी, और इसी वजह से अमेरिका ने अलायंस फॉर्मेशन पे बहुत ज़्यादा काम भी किया। अच्छा, इसका एक और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि अमेरिकन दे आर वर्किंग एज अ हेजमन, एंड इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल एलाइज वर्किंग कंट्रोलिंग ओवर देम। एंड सेकेंडली, जो कंट्रीज़ अमेरिका के इत्तेहादी, उन्हें कहा जाता है यू नीड टू बैंड वैगन इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग ये होता है कि आप किसी मुल्क से थ्रेट फील करते हैं, दूसरे मुल्क के साथ दोस्ती करके बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आपको एक प्रॉपर टॉपिक पढ़ाया जाएगा बैलेंस ऑफ पावर का, उसमें आप अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अमेरिका सेज दैट दे शुड प्रेफर बैंड वैगनिंग, मीन्स दे शुड सरेंडर देयर डिग्निटी एंड दे शुड साइड विद द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। और बहुत सारी बड़ी ताकतें भी ऐसे ही चाहती हैं, ठीक है। अच्छा, जो अलाइंसेस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी होते हैं, जैसे कि हिटलर के ख़िलाफ़ अलाइंस बनाया गया जिसे ग्रैंड अलाइंस कहते हैं। उसमें सोवियत यूनियन भी था, अमेरिका भी था, ग्रेट ब्रिटेन भी था, इन मिलकर अलाइंस बनाया। जब सोवियत यूनियन जब हिटलर को इन्होंने शिकस्त दे दी, उसके बाद ये अलाइंस कोलैप्स कर गया। इसका मतलब यह है कि दैट वेरी ऑब्जेक्टिव वाज अचीव्ड एंड आफ्टरवर्ड्स दिस अलायंस शैटर्ड, इट डिड नॉट एग्जिस्ट। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म अलाइंसेस भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कही जाती है, लीडरशिप और आइडियोलॉजीज चेंज होने के बाद अलाइंसेस भी चेंज हो सकते हैं। जैसे किसी कंट्री ने बारक ओबामा के साथ अलाइंस किया, बाद में बारक ओबामा वाज नो मोर इन ऑफिस, वो कहते हैं कि जी हम जो आने वाला सदर अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप, हम उसे पसंद नहीं करते, दे कैन बैक आउट, क्योंकि अलाइंसेस में होता है कि वो आप वॉकआउट कर सकते हैं, अलाइंस में से ईजी होता है, ठीक है। Students, candidates, these are the readings. If you want to further enhance your knowledge, you can also give us your feedback. If you want any information on any other topic, please do write us. Thank you very much for listening to us, and subscribe our channel. Have a great time. Bye.